नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह अपना एक विद्यालय धौलपुर राजस्थान में चलाता हूँ। इसमें कक्षा 10 और 9 के बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ नोट्स बना रहा हूँ। उन्हीं नोट्सों को आपके लिए भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपके बच्चे या आप स्वयं 10वीं से जुड़े हुए हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो से लाभ उठाएं। और मैंने जैसा पहले निवेदन किया था कि 10वीं के बच्चों के लिए उपयोगी यही है कि जो उनका पाठ है, एक बार उस पाठ की मूल संवेदना को ध्यान से देख लें। इससे क्या है कि कहीं इधर उधर से भी प्रश्न आता है तो उनके जहन में अगर पाठ बैठा होगा तो वो सटीक उत्तर दे सकेंगे। अब कैसे पाठ की तैयारी करनी, इसके लिए एक वीडियो मैं पहले पाठ का दे चुका हूँ, माँ का अंचल, और दूसरे पाठ की वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो देखने का श्रम करें। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर पाठ का एक सामान्य परिचय। इस पाठ के प्रतिपाद्य को समझने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। अर्थात जॉर्ज पंचम कौन थे, उनकी नाक क्यों टूटी और भारत के लोग उसके लिए परेशान क्यों हुए। वस्तुतः जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के शासक थे जो 22 जून 1911 को इंग्लैंड के राजा बने थे। इसके बाद अपनी पत्नी महारानी मेरी के साथ वे दिल्ली आए और 54 वर्ष के अंतराल पर उन्होंने कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को पुनः राजधानी घोषित किया। यहीं 12 दिसंबर 1911 को उनका बड़े धूमधाम के साथ राज्याभिषेक भी हुआ। 20 जनवरी सन 1936 को उनकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र एडवर्ड सप्तम ब्रिटेन के राजा बने, लेकिन एक वर्ष बाद ही उन्हें हटाकर जॉर्ज षष्ठ को राजा बनाया गया। उनकी मृत्यु पर उनकी बेटी एलिजाबेथ द्वितीय 2 जून सन 1953 को इंग्लैंड की शासिका बनी। अपने पति प्रिंस फिलिप के साथ वे 3 बार भारत के शाही दौरे पर आई, 1961, 1983 और 1997 ईस्वी में। इस पाठ की पृष्ठभूमि उनके 1961 के पहले दौरे पर आधारित है। यह दौरा एक साथ 3 देशों का था, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। इसके लिए मीडिया ने महारानी से संबंधित छोटी से छोटी बातों का भी प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ध्यान रखें कि जैसे उन्होंने जो सूट पहना था ना, वो 400 पाउंड का था, इसकी चर्चा भी की गई है। उनके और उनके पति के साथ ही उनके नौकर चाकर ही नहीं, कुत्तों तक से देश को परिचित कराया गया। उनके इस शाही दौरे पर देश के प्रशासन के सूत्रधारों ने जिस प्रकार उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए, उसे लेखक ने औपनिवेशिक या गुलाम मानसिकता का परिचायक माना है। जॉर्ज पंचम की कटी या टूटी नाक को केंद्र में रखकर उन्होंने नाक से जुड़ी परंपरागत मान्यता या प्रतिष्ठा अथवा इज्जत का बहुत ही प्रभावी चित्रण किया है। लेखक का मूल मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में हमारे देश का बहुआयामी शोषण किया है, उनके उत्तराधिकारियों के स्वागत में इस प्रकार की धमा चौकड़ी संगत नहीं। इसी क्रम में सांदर्भिक रूप से देश के आम आदमी की देशभक्ति जन उत्साही या विद्रोही मानसिकता, क्योंकि 47 में देश स्वतंत्र होते ही अंग्रेजों की जो लाटें लगाई गई थी शासकों की, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। तो पत्रकारों, शासकों तथा राजनेताओं की चाटुकारितापूर्ण मानसिकता और देश के उद्यमियों या कर्मियों की कामचोरी और धन लोलुप अवसरवादी मानसिकता का बहुत ही प्रभावी चित्रण हुआ है। लेखक इन सभी गतिविधियों को संगत नहीं मानता, इसलिए उसने समूचे लेख में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। लेख की कथा वस्तु बहुत विस्तृत नहीं। आज़ादी मिलते ही देश में उत्साह की जो लहर मचली, उसके चलते दिल्ली में स्थापित बहुत से ब्रितानी शासकों की स्थापित प्रतिमाओं या लाटों में तोड़फोड़ की गई। उनमें से एक जॉर्ज पंचम की लाट भी थी जिसकी नाक तोड़ दी गई। अब रानी एलिजाबेथ द्वितीय के आगमन पर देश के हुक्कामों और नेताओं को उसे दुरुस्त करने की चिंता सताने लगी। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा या नाक का सवाल बना लिया। इसके लिए एक समिति बनाकर योजनाबद्ध प्रयास आरंभ किया गया। एक गरीब या धन लोलुप मूर्तिकार की तलाश की गई और उससे नाक सही करने की बात की गई, तो उसने हामी भर दी। प्रथम चरण में उसने संबंधित लाट के पत्थर के विदेशी या स्वदेशी होने की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, पर असफल रहा। दूसरे चरण में संपूर्ण देश का भ्रमण कर लाट के पत्थर जैसे पत्थर की तलाश की गई, पर यह प्रयास भी असफल रहा। तीसरे चरण में यह दुस्साहस किया गया कि किसी भारतीय नेता की मूर्ति से नाक निकालकर जॉर्ज पंचम को लगा दी जाए।
पर सभी भारतीय नेताओं की नाकें उससे बड़ी निकली। चौथे चरण में सन 1942 में बिहार में सचिवालय के समक्ष शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक निकालकर लगाने की योजना बनाई गई, पर बच्चों की नाक भी उससे बड़ी निकलने से यह अंतिम प्रयास भी असफल रहा। अंततोगत्वा किसी जीवित व्यक्ति की नाक लगाने की योजना बनाई गई, जिसका क्रियान्वयन बहुत ही गुप्त तरीके से किया गया। यथार्थ को छिपाने के लिए वह सब कुछ किया गया जो संभव था। न तो कोई बड़ा जलसा हुआ, न स्वागत समारोह, अखबारों में भी न तो कोई चित्र छपा और न ही कोई समाचार। बस सारे अखबारों में एक ही खबर छपी थी कि जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाई गई नाक पत्थर की नहीं, जिंदा नाक लगती है। लेखक पूरे लेख में आरंभ से अंत तक इस शाही दौरे के दौरान संपन्न क्रियाकलापों की जमकर खिल्ली उड़ाता है कि हम विगत में जिनके गुलाम थे और न जाने कितने संघर्षों के उपरांत जिनसे हमें आज़ादी मिली, क्या उनके नुमाइंदों का इस प्रकार स्वागत करना संगत था, जिसमें हमारी अपनी अस्मिता की पहचान ही खो जाए। प्रसंगवश एक बात और उल्लेखनीय, लेखक कहीं भी ऐसा संकेत नहीं देता कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय का स्वागत नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा भी नहीं होना था जैसा कि किया गया। एक आज़ाद देश की स्वाभिमानी अस्मिता के लिए ऐसे कार्य बहुत संगत नहीं। इसीलिए कहीं कहीं उसके या पात्रों के माध्यम से उल्लिखित टिप्पणियां मर्मस्पर्शी बन जाती हैं। उदाहरण के लिए सभापति की यह टिप्पणी, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। इस पाठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दिखाए गए संदर्भ आज भी प्रासंगिक हैं। राजनेता और हुक्काम आज भी व्यवस्था के सूत्रधार बने हुए हैं। तुष्टीकरण की नीति आज भी सर्वत्र प्रभावी है। मीडिया ताकतवर बनकर भी उत्तेजना और रोमांच का परिवेश निर्मित कर टीआरपी जुटाने में लगी हुई है। बुद्धिजीवी और श्रमजीवी लोग अपनी उपभोक्तावादी मानसिकता के चलते अवसरवादीगण बहती गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं और आम आदमी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। एक अजीब सा मतभेद, बल्कि मनभेद का परिवेश बनाकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर सभी अपनी नाक ऊंची दिखाने और दूसरे की काटने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कितना सही है या गलत है पता ही नहीं। रही सही कसर सोशल मीडिया निकाल रही है, जहां अजीबोगरीब सूचनाएं या वीडियो पोस्ट करने की धमाचौकड़ी मची हुई है। एक विसंगति यह भी है कि एक दल के लोग दूसरे दल के नेताओं की नाक काटने में लगे हुए हैं और संबंधित दलों के लोग उसे बचाने में और लगाने में। इस वितंडावाद के मध्य सच्चाई कहाँ छुप जाती है पता ही नहीं। छोटी छोटी घटनाओं को भी नाक ऊंची और नीची होने का स्वरूप दे दिया जाता है। इसी कारण सन 1961 में लिखा गया यह पाठ आज भी प्रभावी बना हुआ है। भाषा का व्यावहारिक प्रयोग और विविध शैलियों का सहयोग इसे और भी विशिष्ट बना देता है। तो आशा है बच्चों कि एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर आप आसानी से दे सकें। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लगाव और झुकाव को देख कर के मैं आगे की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।